हेलो बच्चों, जैसा आप जानते हैं मैं विशाल शर्मा हूँ। आप लोगों का प्रकाश इंस्टीट्यूट में स्वागत है। तो बच्चों, आज मैं लाया हूँ आप सभी के लिए क्लास 9 साइंस का चैप्टर नंबर 5, ठीक है, जो कि है एक्सप्लोरिंग मिक्सचर्स एंड देयर सेपरेशंस। इसके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि मिक्सचर्स क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, फिर हम उनके सेपरेशन के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि उनको सेपरेट कैसे किया जाता है। ओके, तो इस पहले पार्ट में क्या है, ठीक है, पार्ट 1 मैं इसको पार्ट्स में बनाऊंगा, ठीक है, एक गो में नहीं है। मैं समझता हूँ कि एक गो में शायद बच्चा इतनी जल्दी कैप्चर ना कर पाए, ठीक है। तो पार्ट 1 में होगा, फिर हम उसको कुछ क्वेश्चंस करेंगे, ऐसे फिर पार्ट 2 आएगा एंड देन पार्ट 3 आएगा। ओके, तो इस पार्ट 1 में क्या होने वाला है, इस पार्ट 1 में हम पढ़ेंगे कि आखिर मिक्सचर क्या होता है, ठीक है। हम पढ़ेंगे मिक्सचर के बारे में, जानेंगे मिक्सचर कितने प्रकार के होते हैं, एंड देन लास्ट में इससे रिलेटेड जो हमने टॉपिक पढ़े उससे रिलेटेड क्वेश्चंस होने वाले हैं। ओके, तो इस पार्ट में काफी सारे एक्टिविटीज होंगी, ठीक है, कुछ मैं करके दिखाऊंगा आपको एक्टिविटीज वगैरह, तो शायद थोड़ी लंबी वीडियो हो जाए, ठीक है। तो आप जरा गौर से देखना, आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है और आपके कॉन्सेप्ट है काफी क्लियर होंगे, और मुझे नहीं लगता फिर आपसे कोई क्वेश्चन छूटेगा, ठीक है। एनसीईआरटी का हो या कोई एग्जाम का जो भी सीबीएसई लेवल पूछेगा, वो मुझे नहीं लगता आपसे कोई छूटेगा, आप इजीली उसे कर पाएंगे, ठीक है। तो चलिए अब शुरू करते हैं। काफी हमने इंट्रोडक्शन कर लिया है, तो बात करते हैं मिक्सचर की, ठीक है। मिक्सचर क्या होता है? मिक्सचर तो सबसे पहले येलो कलर ले लेते हैं ताकि आपको अच्छे से दिखे। A mixture contains two or more substances physically combined together। यानी कि मिक्सचर एक ऐसी चीज है जिसमें दो या दो से ज्यादा सब्सटेंसेस फिजिकली कंबाइंड होते हैं, ठीक है, यानी कि कंबाइंड होते हैं, इसे कहते हैं मिक्सचर। जैसे कि मान लीजिए आपने गेहूं और चावल को मिला दिया, ये भी एक मिक्सचर है। क्या है? ये एक मिक्सचर है। आपने मट्टी ली, मट्टी को रेत में मिला दिया, ये भी क्या एक मिक्सचर है। आपने पानी को मट्टी मिला दिया, मिक्सचर है। हर चीज क्या है जिसमें दो या दो से ज्यादा सब्सटेंसेस है, वो एक मिक्सचर है। क्या है? एक मिक्सचर है। ओके, तो सॉलिड का भी मिक्सचर्स होता है, जैसे मैंने आपको बताया कि गेहूं और चावल। लिक्विड्स का भी होता है, मान लीजिए मैंने पानी में तेल डाल दिया, ये भी मिक्सचर है, ठीक है। आप लेमोनेड ले लीजिए, लेमोनेड क्या होता है? नींबू पानी, ये भी एक मिक्सचर है। इसमें क्या क्या डाला जाता है? पानी, चीनी, नमक, ठीक है, नींबू, ये सारी चीजें इसमें सब कुछ पड़ा है। तो ये दो या दो से ज्यादा चीजें मिली हैं, तो इसका मतलब क्या है? मिक्सचर है। नेक्स्ट, वाटर प्लस सैंड, जैसे सैंड को पानी में डाल दिया, मिक्सचर। टी, टी भी एक मिक्सचर है। टी में तो काफी चीजें होती हैं, चाय पत्ती, चीनी, अदरक, दूध एंड वाटर, ये कितना सब कुछ होता है, ठीक है। तो मिक्सचर किसी भी दो चीजों का मिक्स होना, इसे कहते हैं मिक्सचर। सिंपल है स्टेप। ओके, तो हम समझ गए मिक्सचर क्या होता है। आगे बढ़ने से पहले, जैसे मैंने बताया, इस चैप्टर में काफी सारी एक्टिविटीज होने वाले, तो पहली एक्टिविटी हमारी ये है, जरा देखिए। यहां मैं क्या कर रहा हूं, पानी लिया मैंने 2 ग्लासेस में। पहले ग्लास में मैंने क्या करा, सॉल्ट डाला। क्या डाला मैंने? सॉल्ट डाला और उसको अच्छे से मिलाया, ठीक है। दूसरे ग्लास में मैंने क्या लिया? सैंड लिया। क्या लिया? सैंड, रेत लिया मैंने। इस ग्लास में आपको सॉल्ट के पार्टिकल्स दिख रहे हैं? नहीं दिखे होंगे आपको, ठीक है। इसमें आप पार्टिकल देखने की कोशिश करना, इसमें तो कोशिश भी नहीं करनी पड़ी, खुद ही दिख रहे हैं, ठीक है। इतने बड़े पार्टिकल्स है, खुद ही दिख रहे हैं, देखिए। और मैं उसको अच्छे से मिला रहा हूँ, खूब अच्छे से मिला रहा हूँ, आप देख रहे हो, बहुत अच्छे से मिला रहा हूँ, लेकिन फिर भी इसके पार्टिकल्स नीचे बैठ जा रहे हैं, ठीक है। ये देखो यहाँ पे बैठ गए पार्टिकल्स, ठीक है। यानी कि इस एक्टिविटी से मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूं, मैं समझाना चाह रहा हूं कि मिक्सचर्स तो हर चीज का होता है, हर कोई भी दो चीजें मिल गई उसे मिक्सचर कहेंगे। लेकिन मिक्सचर्स दो प्रकार के होते हैं, जैसे एक आपने देखा सॉल्ट और वाटर, जिसमें चीजें क्या है, अच्छे से घुल गई और आपको सॉल्ट दिख भी नहीं रहा उसके अंदर कि सॉल्ट कहाँ है, मतलब दिख भी नहीं रहा उसके पार्टिकल्स। लेकिन यहाँ पे जो सैंड है, ये देखिए, इसके पार्टिकल भी दिख रहे हैं और ये बैठ भी जा रहा है, ठीक है। कुछ टाइम बाद जैसे इस चीज को छोड़ा, तुरंत बैठ जा रहा है। वहां की अगली तरफ सॉल्ट है, सॉल्ट कहीं बैठ रहा है? नहीं बैठ रहा, ठीक है। तो यानी कि दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो हम पढ़ेंगे अब टाइप्स ऑफ मिक्सचर्स। क्या पढ़ेंगे? टाइप ऑफ मिक्सचर्स। जैसे पहला टाइप है हमारा जिसमें सॉल्ट और वाटर था, और सेकंड हमारा है जिसमें सैंड प्लस वाटर था। तो जो हमारा पहला टाइप होता है, यानी कि सॉल्ट प्लस वाटर, उसे हम कहते हैं होमोजीनियस मिक्सचर। क्या कहते हैं? होमोजीनियस मिक्सचर। ओके, सेकेंड टाइप है हमारा जिसमें सैंड प्लस वाटर था, इसे हम कहते हैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर। क्या कहते हैं बच्चों? हेट्रोजीनियस मिक्सचर। ओके, अब इनके बारे में डिटेल में पढ़ते हैं, ठीक है। यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट, क्या होते हैं? यूनिफॉर्म कंपोजिशन होती है, इसमें नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन होती है। अब इसका मतलब क्या है कंपोजिशन थ्रू आउट, इसका जरा मतलब बताता हूं मैं आपको सिंपली। आपने कभी पानी में नमक डाल के, या ओआरएस समझ लीजिए, ओआरएस आपने कभी पिया है, तो आपने देखा होगा जो ऊपर टेस्ट आता है लगभग वही सेम नीचे टेस्ट आता है, ठीक है। ये मान लीजिए ग्लास है, ठीक है, उसमें क्या होगा, ऊपर जो टेस्ट आता है वही लगभग
टेस्ट नीचे आता है, यानी कि बराबर बराबर घुला होता है ऊपर से नीचे तक। इसका मतलब होता है यूनिफॉर्मली, यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट, यानी कि यूनिफॉर्मली क्या है वो डिसॉल्व है। ओके, जैसे सॉल्ट था। अब यहाँ पे सैंड की बात करें, क्या ये यूनिफॉर्म था? बिल्कुल नहीं था। यहाँ पे पानी था, नीचे सैंड जमा पड़ा है, नीचे की तरफ सैंड इतना ज्यादा है और ऊपर है ही नहीं, ऊपर बिल्कुल ना के बराबर है। तो ये कोई यूनिफॉर्म है क्या? सब जगह बराबर बराबर है? नहीं है। तो ये क्या नॉन यूनिफॉर्म हमने कह दिया। समझ में आया आपको? होमोजेनियस में क्या होगा? यूनिफॉर्म कंपोजिशन होगी, हर जगह बराबर बराबर होगा। ओके, नेक्स्ट, कंपोनेंट्स कैन नॉट बी डिस्टिंग्विश इजिली। जो कंपोनेंट्स होंगे मिक्सचर के, होमोजेनियस मिक्सचर के, इसको हम इजीली डिस्टिंग्विश नहीं कर पाएंगे। ठीक है, हम नहीं पता लगा पाएंगे कि कौन सा पार्टिकल किसका है। हमें पहली बात तो दिखेंगे ही नहीं, पहली बात तो हमको दिखेंगे ही नहीं होमोजेनियस मिक्सचर में। मान लीजिए हमें दिख भी गए, हम इन्हें डिस्टिंग्विश कर ही नहीं पाएंगे, हम इसको डिस्टिंग्विश कर ही नहीं पाएंगे। पहली बात तो दिखता ही नहीं, होमोजेनियस में पार्टिकल्स दिखते ही नहीं इस तरीके से मिल जाते। क्या आप सॉल्ट देख पाएंगे पानी में? नहीं दिखेगा आपको। वहीं दूसरी तरफ आप हेट्रोजेनियस मिक्सचर की बात करें तो यहाँ पे कंपोनेंट्स कैन इजीली बी डिस्टिंग्विश, इजीली आप इनको देख के बता सकते हैं किसका पार्टिकल किसका है। ठीक है, यानी कि आपने सैंड का पार्टिकल देखा, अभी आपने जो मैंने वीडियो एक्टिविटी आपको करके दिखाई उसमें साफ दिख रहा है। तो मान लीजिए सैंड के साथ साथ मैंने अगर चॉक पाउडर भी डाल दे, क्या डाल दे? चॉक पाउडर, तो चॉक का भी पाउडर दिखेगा आपको। ठीक है, मान लो मैं इसमें सैंड प्लस चॉक पाउडर डाला, ठीक है, चॉक को पाउडर बना के पीस के उसको डाल दिया और पानी में डाल दिया, तो आप देख के बता सकते हैं कि किसका पार्टिकल सैंड का और कौन सा पार्टिकल चॉक का है। ठीक है तो ये भी मिक्सचर है, लेकिन किस प्रकार का है? हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। समझ में आया आपको? ठीक है, अब होमोजीनियस क्या कैसा पार्टिकल होता है? इसमें पार्टिकल्स नॉट विजिबल होते हैं, ये हमें अपने नंगी आंखों से नहीं दिखेंगे, नेक्ड आइज से नहीं दिखेंगे। वहीं दूसरी तरफ हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स के पार्टिकल्स क्या होंगे? विजिबल होंगे। क्या होंगे? ये विजिबल होंगे। ठीक है, ज्यादातर केसेस में हमें आसानी से दिख जाएंगे। होमोजेनियस मिक्सचर्स की बात करें तो पार्टिकल्स डू नॉट सेटल ऑन स्टैंडिंग, यानी कि स्टैंडिंग का मतलब क्या है? अगर मैं इसको अनडिस्टर्ब छोड़ दूं, अगर होमोजेनियस मिक्सचर्स को मैंने छोड़ दिया, यानी कि मैंने सॉल्ट वाटर को छोड़ दिया, ओके, अब क्या होगा? इसको मैं चाहे 1 घंटा रखूं, 4 घंटे रखूं, पूरा दिन रखूं, लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा कि सॉल्ट नीचे बैठ जाए। क्या सॉल्ट नीचे बैठ जाए और मेरा पानी और सॉल्ट अलग हो जाए? ऐसा नहीं होने वाला, सॉल्ट नहीं बैठेगा, उसमें घुला ही रहेगा। चाहे मैं उसको 4 दिन बाद पीऊं फिर भी मेरे को ऊपर टेस्ट नमक का ही आएगा। क्लियर? अब यहीं पे दूसरी ओर हेट्रोजेनियस मिक्सचर आपने जैसे देखा, मैं जस्ट मिला रहा हूं तुरंत सैंड बैठ जा रहा है। ठीक है, तुरंत बैठ जा रहा है, तो ये डिफरेंस है। ठीक है, इसमें क्या हो रहा है? पार्टिकल सेटल ऑन स्टैंडिंग, जैसे ही मैं उसको हिलाना छोड़ रहा हूं तुरंत बैठ जा रहा है। ठीक है, तुरंत भी हो सकता है हेट्रोजेनियस मिक्सचर में, किसी किसी मिक्सचर में ऐसा होगा कि थोड़ा टाइम लगेगा। ठीक है, थोड़ा टाइम लगेगा, फिर कुछ देर बाद बैठेगा, यानी 1 घंटे 2 घंटे या 1 दिन लग सकता है। ठीक है, लेकिन वो बैठ ही जाएगा, अल्टीमेटली क्या होगा? वो बैठ जाएगा। तो यहां तक आपको क्लियर हुआ डिफरेंसेस? एक और डिफरेंस है, डू नॉट शो टिंडल इफेक्ट। डू नॉट शो टिंडल इफेक्ट, और ये क्या करता है? टिंडल इफेक्ट शो करता है। हेट्रोजीनियस टिंडल इफेक्ट शो करता है और ये टिंडल इफेक्ट शो नहीं करता है। ओके, अब ये टिंडल इफेक्ट क्या होता है मैं आपको समझाता हूं अभी। ठीक है, तो आपको टिंडल इफेक्ट मैं जस्ट बताता हूं, तो यहां तक तो आप समझ गए। ठीक है, टिंडल इफेक्ट को मैं आपको समझाने वाला हूं कि ये क्या चीज है, ये क्या प्राणी है, इसके बारे में हम अभी बात करते हैं। चलिए, अब टिंडल इफेक्ट देखिए क्या होता है। द स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय पार्टिकल इज नोन एज टिंडल इफेक्ट। क्या लिखा है? द स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय पार्टिकल इज नोन एज टिंडल इफेक्ट। लाइट का पार्टिकल से टकरा के स्कैटर करना, ठीक है, यानी कि पार्टिकल के द्वारा लाइट का स्कैटर करना, इसे कहते हैं इसे कहते हैं टिंडल इफेक्ट। क्या कहते हैं इसको? टिंडल इफेक्ट। ये जॉन टिंडल के नाम पे पड़ा है टिंडल इफेक्ट। अब जॉन टिंडल कौन थे इनके बारे में बता देता हूं। ये जॉन टिंडल थे जो स्कैटरिंग ऑफ लाइट के बारे में पढ़ रहे थे, उन्होंने इसमें काफी रिसर्च वगैरह की। तो हमने इनकी रिस्पेक्ट में ये जो फिनोमेना है इसको टिंडल इफेक्ट ही नाम दे दिया। क्या दे दिया? इसको टिंडल इफेक्ट ही नाम दे दिया। तो क्या होता है? स्कैटरिंग ऑफ लाइट, लाइट का टकरा के फैल जाना, ठीक है, हर तरफ फैल जाना, इसे कहते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट। क्लियर? ओके, एग्जांपल्स ऑफ टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट के एग्जांपल्स क्या है? जैसे सनलाइट एंटरिंग अ डार्क रूम थ्रू अ स्मॉल होल। जैसे आपने देखा होगा जब लाइट आती है कोई छोटे होल से तो क्या होता है? हमें छोटे छोटे पार्टिकल्स दिखते हैं। हमें छोटे छोटे क्या होते हैं? पार्टिकल्स डस्ट के दिखने लगते हैं, हमको डस्ट के पार्टिकल्स दिखने लगते हैं। ठीक है, अब डस्ट के पार्टिकल्स दिख रहे हैं, ये टिंडल इफेक्ट कैसे, जरा समझाता हूं। देखिएगा, टिंडल इफेक्ट क्या है? स्कैटरिंग ऑफ लाइट, यानी कि लाइट का स्कैटर कर जाना। अब यहां पे लाइट क्यों, अब देखिए यहां पे जब लाइट अगर सीधी जाती, अगर ये सीधी चली जाती, स्कैटर ना होती तो क्या होती? हमें ये लाइट दिखती ही नहीं, क्योंकि हमें लाइट
हमें कोई चीज तब दिखती है जब उससे टकराकर लाइट हमारी आईज में आती है, ठीक है। ये आपको स्टाइलस जो है इसलिए दिख रहा है क्योंकि उस पर लाइट टकरा के कैमरे में जा रही है। क्या जा रही है? लाइट कैमरे में जा रही है। और मुझे क्यों दिख रहा है? क्योंकि मेरी आईज में आ रही है, ठीक है, इसलिए मेरे को ये स्टाइलस दिख रहा है। अब यहाँ पे बहुत सारे हवा के मॉलिक्यूल्स भी हैं, यहाँ पे इधर बहुत सारे हवा के मॉलिक्यूल हैं, वो हमको क्यों नहीं दिख रहे? ना आपको दिख रहे ना मुझे, क्योंकि लाइट आ रही है और साथ साफ चली जा रही है, यानी कि आना और चला जाना नहीं दिख रही, ठीक है। और जैसा कि मैंने आपको एक शॉर्ट वीडियो भी डाली थी जिसमें मैंने आपको टिंडल इफेक्ट करके दिखाया था स्कैटरिंग ऑफ लाइट की पाथ है लेजर बीम का। तो अगर मैं इस तरीके से पॉइंट करूंगा तो वो आपको पाथ ही नहीं दिखेगा। वो पाथ कब दिखेगा? जब मैं स्मोक वगैरह कुछ जलाऊंगा, यानी कि कुछ अगरबत्ती धूपबत्ती मैंने जैसे जिस प्रकार जलाई थी शॉर्ट में, तो उससे क्या हुआ? उससे लाइट स्कैटरिंग हो रही, क्या हो रही है? स्कैटरिंग ऑफ लाइट हो रही है, इसलिए मुझको उसका पाथ विजिबल हो रहा है, ठीक है। काफी डिटेल में हो गया टिंडल इफेक्ट। आगे पढ़ते हैं। हेडलाइन बीम्स विजिबल इन फॉग, ठीक है। जो हेडलाइट बीम्स होती हैं ये आपको दिख रहा होगा किस कैसे कितनी अच्छे से ये दिख रही है, ठीक है। ये सनरेज पासिंग थ्रू अ डेंस फॉरेस्ट, ठीक है। जो इसका पाथ है देखो, सनरेज जो पास हो रही है, यहाँ पे भी क्या डस्ट पार्टिकल्स है तो दिख रहा है। देखिए पाथ का दिखना, कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे। बच्चे सोचते हैं टिंडल इफेक्ट है पाथ का दिखना, यानी कि मैंने जैसे शॉर्ट वीडियो में दिखाया कि लाइट जो लेजर बीम जा रही है उसका पाथ दिख गया तो पाथ दिखना होता है हमारा लेजर टिंडल इफेक्ट। नहीं, टिंडल इफेक्ट पाथ दिखना नहीं होता। टिंडल इफेक्ट होता है लाइट का स्कैटर कर जाना। क्या होता है? लाइट का स्कैटर कर जाना हर जगह पे, ये है टिंडल इफेक्ट, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखना। अब पाथ तो में जब स्कैटराइट करती है तो वो में दिख ही जाता है, पाथ तो में सब्सिक्वेंटली कॉन्सिक्वेंटली दिख ही जाता है वो, ठीक है। फ्लडिंग विजिबल इन अ स्पोर्ट्स स्टेडियम, आप अगर स्टेडियम गए होंगे आपने टीवी में भी देखा होगा कि लाइट क्या है यहाँ पे काफी ज्यादा स्कैटर करती है, ठीक है, क्योंकि क्या डस्ट पार्टिकल्स हैं, स्मोक वगैरह। ओके, जैसे मैंने आपको करके दिखाया ये पाथ दिखने लगता है, ठीक है। तो लेजर बीम पासिंग थ्रू स्मोक, अगर स्मोक से लाइट पास करती है तो उसका भी पाथ विजिबल होता है ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट। दिस इज नोन एज टिंडल इफेक्ट। ओके, तो अब इससे आगे बढ़ते हैं। तो अब टिंडल इफेक्ट समझ गए, तो आपको पता चल गया कि होमोजीनियस मिक्सचर्स टिंडल इफेक्ट नहीं शो करेंगे, मतलब उनमें पाथ नहीं दिखेगा, उनमें कोई भी स्कैटरिंग ऑफ लाइट नहीं होगी। वहीं दूसरी तरफ अगर हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स की बात करेंगे तो वो टिंडल इफेक्ट शो करेंगे, यानी कि उसमें स्कैटरिंग ऑफ लाइट होगी, उनमें पाथ भी दिखेगा लाइट का। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब इज मिल्क अ होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स, तो यहां तक आप होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस मिक्सचर समझ चुके हैं। अब जानते हैं क्या मिल्क एक होमोजीनियस मिक्सचर है या एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर है, ठीक है। जानने के लिए एक एक्टिविटी करेंगे, ठीक है। जैसे मैंने बताया काफी सारे एक्टिविटी होंगे, तो एक्टिविटी नंबर 2 देखते हैं। मैंने पानी में थोड़ा सा दूध डाला है, ठीक है, जैसा आप देख सकते हो, और मैंने अच्छे से मिक्स किया। अब यहाँ पे मेरे तीनों मिक्सचर्स रखे हुए हैं। देखो मेरे को सैंड को बार बार उसे हिलाना पड़ रहा है, चम्मच से बार बार हिलाना पड़ रहा है क्योंकि वो तुरंत बैठ जाता है सैंड, ठीक है। लेकिन आप देख रहे हो मिल्क नहीं बैठ रहा। अब यहाँ पे टिंडल इफेक्ट को जरा आप गौर से देखो। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, मैं जरा इसको पॉज करता हूं। देखो यहाँ पे मैंने ये किसका मिक्सचर है? ये है सॉल्ट प्लस वाटर। किसका? ये सॉल्ट प्लस वाटर है। अब यहाँ पे देखो टिंडल इफेक्ट, यहाँ पे रे जो है, जो पाथ है लाइट का, वहां वो बहुत कम दिख रहा है, बहुत ही कम, ये ना के बराबर दिख रहा है, ठीक है। आप इस वीडियो में जरा गौर से देखना। देखो ये देखो, दिख तो रहा है इसमें, लेकिन क्या दिख रहा है? ना के बराबर दिख रहा है ये, ठीक है। अब ऐसा क्यों दिख रहा है? वैसे ये भी नहीं दिखना चाहिए था। क्यों दिख रहा है? क्योंकि मेरा सॉल्ट इंप्योर हो सकता है, मेरे पानी में इंप्योरिटीज हो सकती हैं, उस इंप्योरिटीज की वजह से दिख रहा है। लेकिन अगर मेरा पानी बिल्कुल साफ होता ना, बिल्कुल साफ, वैसे मैं आपको बता दूं मैंने पानी जो है वो आरओ का यूज, सॉरी बिस्लरी का यूज किया था, फिर भी मुझे इसमें पार्टिकल्स दिख गए, क्योंकि शायद मेरा सॉल्ट इतना प्योर नहीं होगा, ठीक है। इसके लिए बिल्कुल प्योर सॉल्ट चाहिए, ठीक है, उसमें कुछ इंप्योरिटीज होंगे। लेकिन फिर भी आप इसमें देख सकते हैं समझने के लिए कि बिल्कुल थोड़ा सा इसमें टिंडल इफेक्ट थोड़ा सा दिख रहा है यहाँ पे स्कैटरिंग ऑफ लाइट, लेकिन ना के बराबर, ठीक है। वैसे नहीं होनी चाहिए ये भी, क्योंकि होमोजेनियस मिक्सचर्स में टिंडल इफेक्ट नहीं शो करता है। ओके, अब मैं लेता हूं दूसरा मिक्सचर, किसका? ये सैंड प्लस वाटर का, ठीक है। अब इसमें देखिए क्या होगा, एक तो मुझे हिलाना पड़ता है इसको बार बार। अब इसमें देखिए क्या टिंडल इफेक्ट दिख रहा है। टिंडल इफेक्ट मैंने क्या बताया? स्कैटरिंग ऑफ लाइट। लाइट देखिए कितने अच्छी प्रकार से स्कैटर कर रही है, ठीक है, कि पूरा सॉल्यूशन ही जगमगा गया, ठीक है। पाथ दिखना ही नहीं होता, देखो पाथ तो दिख ही रहा है, ठीक है। साथ में साथ क्या हो गया, इतना स्कैटर की लाइट, इतना स्कैटर की लाइट कि जो हमारा मिक्सचर है वही पूरा जगमगा गया। अच्छा आपको एक बात बता दूं, मैंने ये बात मतलब मैंने क्या करा, पहले एक मिक्सचर बनाया सैंड का जिसमें काफी ज्यादा सॉल्ट वो सैंड डाल दिया। अगर आप काफी ज्यादा सैंड डालेंगे ना तो क्या होगा कि ये पाथ नहीं दिखेगा, तो पूरा जो हमारा
मिक्सचर है यही ग्लो कर जाएगा, इसलिए क्योंकि स्कैटरिंग बहुत ज्यादा होगी, ठीक है। इसलिए आप अगर इसको कर रहे हैं, डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं, अगर आपको देखना है तो सैंड की मात्रा कम डालिएगा, सैंड की मात्रा कम डालिएगा। देखो पाथ तो यहाँ पे दिखेगा आपको, ठीक है। और यहाँ पे देखो पार्टिकल्स भी आपको दिख रहे हैं। तो यहां तक तो बात हो गई टिंडल इफेक्ट की, हमने देख लिया। अब हमें हमारा आंसर, क्वेश्चन क्या था हमारा, क्वेश्चन था हमारा क्या मिल्क होमोजीनियस है हेट्रोजीनियस मिक्सचर है, ठीक है। तो देखिए टिंडल इफेक्ट से जानते हैं, चलिए टिंडल इफेक्ट देखते हैं, क्या टिंडल इफेक्ट शो करेगा या नहीं करेगा। टिंडल इफेक्ट शो करता है, मिल्क हमें लगता होमोजीनियस है लेकिन होमोजीनियस होता नहीं है, मिल्क हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है। देखिए इसमें आपको टिंडल इफेक्ट दिख रहा है, पूरा पाथ कितना अच्छे से विजिबल है और ग्लो भी कर गया, ठीक है। किसी मिक्सचर का ग्लो कर जाना बता रहा है कि यहाँ पे लाइट की स्कैटरिंग हुई है, क्या हुई है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट हुई है, यानी कि टिंडल इफेक्ट शो हुआ है। ओके, तो यानी कि हमारा जो वाटर है, सॉरी मिल्क है, ये क्या है, एक होमोजेनस मिक्सचर नहीं, ठीक है। ओके, चलिए अब ऑब्जर्वेशन, सॉरी अब ऑब्जर्वेशंस जो हमने करी हैं उसको हम फिलअप करते हैं, ठीक है। पहला जो हमारा ए है, ये हमारा ए क्या है, सॉल्ट प्लस वाटर है, ठीक है। सॉल्ट किसमें पड़ा है, वाटर में पड़ा है। दूसरा मिक्सचर में क्या है, सैंड प्लस वाटर है, यानी बी की बात कर रहा हूं मैं। सी में हमारा क्या था, मिल्क प्लस वाटर, समय वाटर है तो मैंने उसको लिखा नहीं, ठीक है, वाटर कॉमन है, समय वाटर था। ओके ओके, तो चलिए पार्टिकल्स विजिबल, किस किस में पार्टिकल दिख रहे थे बताइए, क्या ए में पार्टिकल्स दिख रहे थे, सॉल्ट के पार्टिकल्स दिख रहे थे पानी में ना। क्या बी मिक्सचर में, क्या हमें सैंड के पार्टिकल्स दिख रहे थे, जी बहुत अच्छे से दिख रहे थे। सी मिल्क की बात करते हैं, मिल्क के ना यहां दिख रहे थे, चाहे आप अपने घर पे देख लीजिए, प्योर मिल्क ले लीजिए, आपको मिल्क के अंदर पार्टिकल्स मिल्क के नहीं दिखेंगे, ठीक है। उसके अंदर फैट ग्लोब्यूल्स होते हैं, फैट के पार्टिकल्स होते हैं, वो नहीं दिखने वाले, आपको नहीं दिखेंगे, छोटे होते हैं तो नहीं दिखते वो। टिंडल इफेक्ट की बात करें, सॉल्ट वाले मिक्सचर ने नहीं किया शो। वही बात करें बी की, सैंड की, जी बिल्कुल शो करा बहुत अच्छे से। जिस सी में बात करें जी, उसमें भी शो किया टिंडल इफेक्ट। सेटलिंग ऑन, सेटल्स ऑन स्टैंडिंग, क्या जब हमने इसको अनडिस्टर्ब छोड़ दिया तो क्या सेटल हो गया था ए, नहीं, नहीं सेटल हुआ। बी यस सेटल हो गया, तुरंत सेटल हो रहा है, सैंड जैसे ही मैं इसको छोड़ रहा हूँ मिलाना तुरंत ही बैठ जा रहा है। बात कर रहा हूँ मिल्क की, मिल्क नहीं सेटल हो रहा, ठीक है, ये जैसा एक बार घोल दिया तुरंत घुल गया, ठीक है। उसके बाद ये ऐसा नहीं कि मिल्क नीचे बैठ गया और दूध ऊपर आ गया, ठीक है, ऐसा नहीं, अच्छे से मिल गया। ओके, अब बात करते हैं रेसिड्यून फिल्ट्रेशन। देखिए रेसिड्यून फिल्ट्रेशन का मतलब है जब मैं फिल्टर कर रहा हूं तो क्या बच रहा है, मतलब क्या फिल्टर हो रहा है, जो चीजें घुली हुई है वो हो पा रही है नहीं। तो इसे थ्योरेटिकली बताने की अच्छा है कि मैं आपको करके दिखा देता हूं, जैसे मैंने आपको बताया इसमें कई सारे डेमोन्स्ट्रेशन होंगे, तो एक्टिविटी 3 देखते हैं। अरे खुला क्यों नहीं, एक मिनट रुकिए, कुछ ग्लिच आ गया, ये लीजिए लीजिए, चलिए देखिए आप, यहाँ पे मैंने क्या लिया है, सॉल्ट प्लस वाटर का मिक्सचर लिया है। देखिए इस कपड़े से मैंने छाना तो आपको दिख रहा होगा इसमें कुछ भी नहीं है, ठीक है। सॉल्ट ऐसा नहीं कि अलग हो गया हो, नहीं, मतलब कुछ भी रेसिड्यू नहीं बचा इसमें, ठीक है। मैंने दूसरा ग्लास लिया और मैंने अब लिया मिल्क प्लस वाटर को, ठीक है। अब देखिए क्या इसमें मिल्क अलग हो जाएगा, नहीं, इसमें भी नहीं हुआ, ठीक है। अब थर्ड में अपना मिक्सचर लेता हूँ जो कि सैंड प्लस वाटर का है। देखिए अब पहले तो मुझे से अच्छे से मिक्स स्टिर करना पड़ेगा, अच्छे से हिलाना पड़ेगा चम्मच को ताकि ये मिल जाए, ठीक है, लेकिन फिर भी नीचे बैठ ही गया। ठीक है, इसमें क्या हुआ, इसमें जो जो चीज़ घुली हुई थी, यानी कि जो चीज़ डाली थी मैंने वो फिल्ट्रेट हो गई, मतलब वो फिल्टर हो गई, तो यानी कि रेसिड्यू उसमें बचता है, ठीक है, सैंड वाले मिक्सचर में। देख लिया आपने एक्टिविटी, तो चलिए अब टेबल फिल करते हैं, हमारा टेबल अधूरा रह गया है, ठीक है। तो हमारा टेबल में अब ये बनना है रेसिड्यू ऑन फिल्ट्रेशन। तो रेसिड्यू की बात करें तो रेसिड्यूज क्या बचते हैं, इसमें ए में, ए क्या है हमारा, सॉल्यूशन है, इसको हम क्या कहते हैं, सॉल्यूशन। इस टाइप के मिक्सचर्स को हम क्या कहते हैं, सॉल्यूशन कहते हैं, क्या कहते हैं,
सॉल्यूशन कहते हैं। तो क्या सॉल्यूशन में फिल्ट्रेशन हो पाता है, रेसिड्यू निकलता है फिल्ट्रेशन पे? नहीं। बी, जो हमारा सैंड प्लस वाटर था, इस टाइप के मिक्सचर को हम सस्पेंशन कहते हैं। क्या इसमें रेसिड्यू निकला था फिल्ट्रेशन पे? यस, सैंड अलग हो गया था। बात करते हैं थर्ड टाइप की, यानी कि सी टाइप की, जिसमें मिल्क प्लस वाटर था, जिसे हम कोलॉइड मिक्सचर कहते हैं। क्या कहते हैं? कोलॉइड। इसमें क्या फिल्ट्रेशन में रेसिड्यू निकला था? नो, इसमें भी नहीं निकला था। ठीक है, तो अब सॉल्यूशन, सस्पेंशन और कोलॉइड क्या है, इनको डिटेल में समझते हैं। ठीक है, तो देखिए टेबल है, इसको बड़ा अच्छे से समझेंगे, ध्यानपूर्वक आप भी जरा सुनिएगा। देखिए सबसे पहले सॉल्यूशन। ठीक है, सॉल्यूशन एक होमोजीनियस मिक्सचर होता है। क्या होता है? एक होमोजीनियस मिक्सचर होता है, यानी कि सॉल्यूशन वो सारी प्रॉपर्टीज देगा जो एक होमोजीनियस मिक्सचर के अंदर होती है। ओके, सस्पेंशन की बात करें, सस्पेंशन क्या होता है? एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है। क्या होता है? हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है। कोलॉइड भी एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है। ओके, पार्टिकल साइज की बात करें, इसमें जो पार्टिकल्स घुले हुए होते हैं उनका साइज लेस देन 1 nm होता है, 1 nm से भी छोटा। 1 nm कितना होता है मैं आपको बता दूं, यहां लिख देता हूं, 1 nm इक्वल्स टू 10 टू द पावर -9 मीटर। यानी कितना है? 10 टू द पावर -9 मीटर। बहुत ज्यादा छोटा होता है 1 nm। ओके, सस्पेंशन में कितना साइज होता है पार्टिकल्स का? मोर देन 1000 nm। 1000 nm से ज्यादा का साइज होता है सस्पेंशन में। ठीक है, 1000 से ज्यादा का। और इसमें क्या होता है, जो बीच की रेंज बची, यानी कि 1 से 1000 तक, तो 1 से 1000 nm तक कोलॉइडल सॉल्यूशंस आएंगे, कोलॉइडल मिक्सचर्स आएंगे। ठीक है, तो ऐसे कोलॉइडल सॉल्यूशंस, मैंने गलत वर्ड बोल दिया, क्या आएगा? कोलॉइडल मिक्सचर्स का जो पार्टिकल साइज होगा वो कितना होगा? 1 से 1000 nm तक होगा। ओके, बात करते हैं विजिबिलिटी ऑफ पार्टिकल्स की। क्या हमें पार्टिकल्स दिखते हैं या नहीं? तो सॉल्यूशंस में पार्टिकल नहीं दिखते, हमें सॉल्ट के पार्टिकल्स नहीं दिखे थे, तो हमें नहीं दिखते। बात करते हैं सस्पेंशन में, क्या हमें सैंड के पार्टिकल्स दिखे थे? वो एक सस्पेंशन है। जी बिल्कुल हमें दिखते हैं। क्या हमें कोलॉइड यानी कि मिल्क में या मिल्क प्लस वाटर में क्या हमको पार्टिकल्स दिखे थे मिल्क के? नो, हमें नहीं दिखते। टिंडल इफेक्ट की बात करें, जस्ट आपने देखा है तो ये तो मेरे को एक्सप्लेन करने की जरूरत ही नहीं है। टिंडल इफेक्ट सॉल्यूशन में बिल्कुल नहीं दिखा था, मतलब दिखा था वो इसलिए क्योंकि मेरा नमक फॉल्टी था, दिखना नहीं चाहिए था, ना दिखता है। ठीक है, वो भी बिल्कुल माइनर सा दिखा था। ठीक है, बिल्कुल माइनर सा टिंडल इफेक्ट दिखा था, इतना तो थोड़ा बहुत चलता है। ठीक है, क्योंकि नमक भी इतना प्योर कहां से लाऊं मैं। ठीक है, मैंने तो टाटा सॉल्ट यूज किया था। ओके, अब बात करते हैं सस्पेंशन की, तो सस्पेंशन में बिल्कुल शो किया था बड़ा अच्छे से, ऐसी कोलॉइड में भी बड़ा अच्छे से शो किया था। ओके, अब बात करते हैं सेटलिंग ऑन स्टैंडिंग। सेटलिंग ऑन स्टैंडिंग यानी कि अगर मैं किसी मिक्सचर को छोड़ दूंगा तो क्या वो नीचे बैठता है या नहीं? तो सॉल्ट, जैसा कि आपको पता है, सॉल्ट प्लस वाटर यानी कि सॉल्यूशन नहीं बैठता, सस्पेंशन यस बैठ जाता है। कोलॉइड भी है हेट्रोजीनियस मिक्सचर, लेकिन ये भी नहीं बैठता, ये भी नहीं बैठता है। जैसे आपने देखा मिल्क प्लस वाटर, मिल्क नहीं बैठा ना, इसमें भी नहीं बैठता। बात करें सेपरेशन बाय फिल्ट्रेशन की, तो ये सेपरेट नहीं होता फिल्ट्रेशन से, आपने देखा ये फिल्टर हो जाता है, ये फिल्टर नहीं होता ऑर्डिनरी फिल्ट्रेशन से, हो जाता है हालांकि, लेकिन ऑर्डिनरी ऐसे सिंपल फिल्ट्रेशन में होगा, इसके लिए थोड़े जटिल फिल्ट्रेशन करने पड़ेंगे। इतना इजी नहीं कि कपड़े से छाना और आपको मिल्क अलग हो गया, इसके लिए थोड़े से कॉम्प्लेक्स मेथड्स यूज होंगे। क्या यूज होंगे वो हम आने वाले पार्ट्स में देखेंगे। ओके, जो आगे वीडियोस आएंगे उनमें जानेंगे। तो एग्जांपल क्या है, जैसे सॉल्ट प्लस वाटर। ठीक है, एक और एग्जांपल होगा जैसे शुगर प्लस वाटर। क्या हो गया? शुगर प्लस वाटर, ये भी क्या है? एक सॉल्यूशन है। क्या है? एक सॉल्यूशन का एग्जांपल है। जैसे एयर ले लीजिए, ठीक है, एक बहुत अच्छा एग्जांपल है एयर। एयर आपको लगता है कि सिंपल है, ये भी एक होमोजेनियस मिक्सचर है। अभी मिक्सचर को इसमें देखिए क्या क्या होता है, इसमें नाइट्रोजन होता है बहुत बड़ी अमाउंट में, तो उसके बाद ऑक्सीजन, ठीक है, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड और तरह तरह की गैसेस होती हैं इसके अंदर। ठीक है, तो ये इतना अच्छा एक मिक्सचर है कि हमें देखिए, एक तो होमोजेनियस वाली सारी प्रॉपर्टीज हो रही है, हमें इसके पार्टिकल्स नहीं दिखते ना बैठते हैं। ऐसा नहीं कि नाइट्रोजन आके नीचे बैठ गई हो या कि कार्बन डाइऑक्साइड बैठ गई, नहीं, अच्छे से मिले हुए हैं। ठीक है, एयर में अच्छे से सारी जो जो गैसेस हैं वो अच्छे से मिली हुई हैं, ना विजिबल होती है, ना टिंडल इफेक्ट शो करती हैं। ठीक है, ना तो टिंडल इफेक्ट शो करती हैं। तो सारे जो प्रॉपर्टीज हैं वो एयर क्या करती है, होमोजेनियस की सॉल्यूशन की फॉलो करती है। अच्छा, मैं सिर्फ प्योर एयर की बात कर रहा हूं, लेकिन एयर में अगर डस्ट पार्टिकल आ गया, एयर में अगर डस्ट पार्टिकल आ गए तो वो सॉल्यूशन नहीं रहेगा, वो फिर क्या बन जाएगा? कोलॉइड सॉल्यूशन बन जाएगा। अगर डस्ट पार्टिकल आ गए, ठीक है, अगर डस्ट
इन एयर, तो ये क्या हो जाएगा, ये कॉलॉइड मिक्सचर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कॉलॉइड मिक्सचर। ओके, फिर ये सारी प्रॉपर्टीज कॉलॉइड वाली फॉलो करता है। स्मोक भी, जैसे स्मोक हो गया, ठीक है, धुआं अगर एयर में होगा तो भी वो भी क्या है, कॉलॉइड है। ओके, और सस्पेंशन की बात करें, सस्पेंशन तो आप देख ही चुके हैं, सैंड प्लस वाटर, और जैसे चौक को डाल दीजिए पानी में तब भी यही होगा। ठीक है, ये भी क्या है, एक सस्पेंशन का एग्जांपल है। ठीक है, तो यहां तक आप सॉल्यूशन, सस्पेंशन और कॉलॉइड को समझ चुके होंगे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब जानते हैं कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर, यानी कि मिक्सचर्स में कितने कंपोनेंट्स होते हैं। मिक्सचर में आपने देखा होगा दो कंपोनेंट्स होते हैं। अभी तक हमने दो कंपोनेंट्स की बात की है, चलिए देखते हैं कौन कौन से, अच्छे से समझते हैं, अभी आप समझाएंगे कंपोनेंट्स किसकी बात कर रहा हूं। जैसे सॉल्यूशन में देखिए, सॉल्यूशन में दो चीजें थी, एक चीज वो जो डिसॉल्व हो रही है, एक चीज वो जो डिसॉल्व हो रही है, दूसरी सॉल्वेंट, यानी कि जिस चीज में वो पहली वाली चीज घुल रही है। क्या चीज घुल रही है, पहली चीज क्या है, सॉल्यूट। सॉल्यूट माने कि जो चीज घुल रही है, जो चीज घुल रही है। अब देखिए सॉल्यूट, आप घुल गई, कोई चीज घुल गई, जैसे मान लिया आपने सॉल्ट पानी में डाला तो सॉल्ट खत्म हो गया, यानी कि शहीद हो गया। शहीद हो गया तो क्या करते शहीदों को, मतलब मैं समझाने की आपको इजीली याद हो जाए इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, तो शहीद हो गए तो क्या हो गया, उसको सैल्यूट करते हैं फौजियों को, तो सैल्यूट तो यानी कि सॉल्यूट हो गया, तो इजीली याद हो गया, सैल्यूट सॉल्यूट। ओके, अब सॉल्वेंट क्या है, जिसमें वो चीज घुली, जिसमें वो चीज शहीद हुई, उसे हम क्या कहेंगे, सॉल्वेंट कहेंगे। क्या कहेंगे, सॉल्वेंट कहेंगे। ओके, ऐसे थोड़ा सा आपको इजी रहेगा। ओके, एग्जाम्पल की बात करें सॉल्यूशन की, वो तो आपको पता ही, सॉल्ट सॉल्यूशन। ठीक है, तो सॉल्यूट क्या हो गया, सॉल्ट, और सॉल्वेंट क्या हो गया यहाँ पे, वाटर हो गया। ठीक है, तो जो मैंने आपको सॉल्ट प्लस वाटर का एग्जांपल बताया था उसमें वाटर सॉल्वेंट होता है, और जो चीज शहीद हुई यानी कि सॉल्ट, वो हो गया हमारा सॉल्यूट। क्लियर। अब बात करते हैं कंपोनेंट्स ऑफ कॉलॉइड एंड सस्पेंशन की। इसमें भी कुछ कंपोनेंट्स थे, इसमें भी चीजें मिक्स होती हैं, तो उसमें क्या क्या कहते हैं वो बता देता हूँ आपको। देखिए डिस्पर्स्ड फेज, इसमें होता है डिस्पर्स्ड फेज। डिस्पर्स्ड फेज का मतलब है जो सॉल्यूट जैसा कंपोनेंट होता है उसे हम डिस्पर्स फेज कहते हैं। अब यहां पे मैं क्यों नहीं बोल रहा जो चीज घुल गई, क्योंकि कॉलॉइड और सस्पेंशन एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर होते हैं, और हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स में कोई चीज घुलती ही नहीं है। क्या सैंड घुल गया था पानी में, जब घुला ही नहीं तो मैं कैसे कह दूं कि जो चीज घुलती है। ठीक है, इसलिए क्या क्या कहते हैं हम उसको, सॉल्यूट लाइक कंपोनेंट, जो सॉल्यूट की तरह होती है। ठीक है, जो चीज डिस्पर्स्ड हो जाती है, जो चीज फैल जाती है, बस वो जैसे सैंड फैल गया था बस पानी में, तो उसे मैं कहूंगा डिस्पर्स्ड फेज। ठीक है, अब आपको लगेगा कॉलॉइड मिल्क तो अच्छे से घुल गया था, नहीं, मिल्क भी अच्छे से नहीं घुला था, उसमें भी पार्टिकल्स उसके छोटे हैं, हमको दिख नहीं रहे। ठीक है, लेकिन वो भी अच्छे से घुला नहीं। ठीक है, तो उसमें भी हम क्या कहेंगे, उसको डिस्पर्स्ड फेज कहेंगे। ओके, जैसे मिल्क प्लस वाटर में मिल्क हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे सॉल्ट सैंड हो गया, क्या हो गया, सैंड हो गया, जो मैंने मिल्क डाला था ऊपर, ठीक है, मिल्क हो गया। मिल्क के अंदर क्या, फैट ग्लोब्यूल्स, जो फैट ग्लोब्यूल्स होते हैं, जो फैट के पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, वो मेनली हो गए। ओके, डिस्पर्जन मीडियम की बात करूं, जो सॉल्वेंट की तरह, जो सॉल्वेंट की तरह होगा, सॉल्वेंट नहीं, सॉल्वेंट की तरह दिखाएगा, थोड़ा सा बिहेवियर दिखाएगा, उसको हम कहेंगे डिस्पर्जन फेज। ठीक है, जैसे कि वाटर हमारा था, क्या था, वाटर, जैसे सैंड प्लस वाटर के मिक्सचर में वाटर था। ठीक है, मिल्क प्लस वाटर में भी वाटर ही था। ओके, तो जैसे एग्जांपल है मिल्क प्लस वाटर, तो आप समझ चुके हैं कि डिस्पर्स फेज में मिल्क था और डिस्पर्जन मीडियम वाटर होगा। क्लियर। ओके, तो जैसे अभी मैंने एक एग्जांपल दिया था डस्ट वाला, तो अगर डस्ट और एयर है तो डस्ट क्या हो जाएगा हमारा, डिस्पर्जन फेज हो जाएगा डस्ट, और डिस्पर्जन फेज क्या हो जाएगा, एयर हो जाएगा। ठीक है, मीडियम क्या हो गया, एयर हो गया, एयर के अंदर फैल रहा है, और फेज क्या हो गया, डस्ट, क्या हो गई, डस्ट हो गई। क्लियर है आपको, कंपोनेंट्स आपने समझ लिए। चलिए, अब यहां तक क्लियर हो गया कि हमारा मिक्सचर क्या होता है। मिक्सचर्स दो प्रकार के होते हैं, हेट्रोजीनियस और होमोजीनियस। ठीक है, अब जरा एक बहुत बढ़िया चीज बताता हूं आपको। देखिए, आपने समझा कि मिक्सचर क्या होता है, क्लियर। आपने ये जाना कि मिक्सचर्स दो प्रकार के होते हैं, एक है मेरा होमोजीनियस मिक्सचर, दूसरे टाइप के होते हैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स। क्लियर है आपको। ओके, अब यहां जरा देखिएगा आप गौर से कि होमोजीनियस मिक्सचर, फिर हमने जाना कि सॉल्यूशंस होते हैं, क्या होता है, सॉल्यूशन होते हैं, यानी कि होमोजीनियस मिक्सचर्स को हम सॉल्यूशन भी कह सकते हैं, सॉल्यूशन कह दो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स मेरे फर्दर दो प्रकार के होते हैं। कैसे होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। पहला सस्पेंशन, और दूसरा कॉलॉइड, दूसरा कॉलॉइड। ठीक है, पार्टिकल्स के साइज इसमें क्या होते हैं,
इसमें पार्टिकल्स का साइज 1000 nm से ज्यादा होता है। इसमें कितना होता है? 1 से 1000 nm तक होता है, और इसमें 1 nm से भी छोटा होता है। 1 nm लिखते हैं, 1 nm से भी छोटा होता है पार्टिकल का साइज। तो यानी आप समझ गया कि मिक्सचर्स होते दो प्रकार के, होमोजेनस, हेट्रोजेनस। हेट्रोजेनस फर्दर दो प्रकार के होते हैं, सस्पेंशन और कॉलाइड। ठीक है, तो ये काफी बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि कैसे आपने बता दिया, पहले तो आप बता रहे थे मिक्सचर 2 ही प्रकार के होते हैं, फिर आप 3 प्रकार के अलग से ले आए। तो एक्चुअली क्या है कि यही होमोजेनस मिक्सचर को हम सॉल्यूशन बोल देते हैं। होमोजेनस मिक्सचर को आप सॉल्यूशन कह सकते हैं। ऐसे ही आप सस्पेंशन को हेट्रोजेनस मिक्सचर कह सकते हैं। ठीक है, कॉलिड को भी आप हेट्रोजेनस मिक्सचर कह सकते हैं। ठीक है, तो आपको क्लियर हो गया होगा। तो बैक टू द टॉपिक, तो यहां तक आप समझ गए। ओके, तो अब समझते हैं एलॉय क्या होता है। ठीक है, एलॉय भी एक होमोजेनस मिक्सचर होता है। क्या होता है? होमोजेनस मिक्सचर होता है। इसके बारे में समझते हैं जरा। A homogeneous mixture of two or more metals or a metal and non-metal is called an alloy. क्या है इस डेफिनेशन से, क्या समझ में आपको कि अलॉय एक होमोजेनस मिक्सचर होता है? जैसा मैंने आपको जस्ट बताया कि एक होमोजेनस मिक्सचर होता है अलॉय का मतलब इसमें दो या दो से ज्यादा मेटल्स होते हैं। क्या होता है? दो या दो से ज्यादा मेटल्स होते हैं, या फिर एक मेटल होगा और दूसरा नॉन मेटल होगा, तब भी हम इसको अलॉय कहेंगे। ठीक है, समझ गए आप? यानी कि मेटल प्लस मेटल हो सकता है, या फिर मेटल प्लस नॉन मेटल हो सकता है। क्या हो सकता है? मेटल प्लस नॉन मेटल हो सकता है। मतलब मेटल होना जरूरी है, यानी कि मेटल होना जरूरी है। अगर मेटल प्लस मेटल है या मेटल प्लस नॉन मेटल है, तब भी मैं इसको अलाउ करूंगा। ये एक कंडीशन है। दूसरी कंडीशन सबसे बड़ी कि वो होमोजेनस मिक्सचर होना चाहिए। मतलब होमोजेनस मिक्सचर होना चाहिए, उसमें मेटल प्लस मेटल हो या फिर मेटल प्लस नॉन मेटल हो। अभी तक आपको लग रहा होगा कि होमोजेनस मिक्सचर यानी कि सॉल्यूशंस। ठीक है, तो होमोजेनस मिक्सचर यानी मैं सॉल्यूशन कह सकता हूं। अभी तक आपको लग रहा होगा कि सॉल्यूशन सिर्फ उन्हीं को कहते हैं जिसमें पानी हो, किसी चीज को पानी में घोला जा रहा है। नहीं, ऐसा नहीं। अब देखिए सॉलिड्स भी मिल रहे हैं। ठीक है, मेटल आपको पता सॉलिड्स होते हैं, तो सॉलिड्स का भी मिक्सचर्स को हम सॉल्यूशंस कहते हैं, होमोजेनियस मिक्सचर्स होते हैं वो। ठीक है, अब हम जानते हैं अलॉय बनाते क्यों आखिर। मेटल्स तो हैं हमारे पास, हम अलॉय बनाते क्यों? alloys are generally prepared to produce materials that are stronger, more rigid और more corrosion resistance। alloy हम इसलिए जनरली बनाते हैं ताकि जो मटेरियल बने, जो चीज बने, यानी कि जो अलॉय बना है वो ज्यादा स्ट्रॉन्गर हो, यानी कि उस मेटल से, जो मेटल्स हमने लिए हैं, जो हमने मेटल्स को मिक्स किया, उनसे ज्यादा स्ट्रॉन्गर होगा हमारा अलॉय, उससे ज्यादा रिजिड होगा, उससे ज्यादा कठोर होगा, या उससे ज्यादा, अब ऐसा नहीं कि तीनों प्रॉपर्टीज हो सकती है, एक भी प्रॉपर्टीज हो सकती है। ठीक है, या फिर वो ज्यादा कोरोजन रेजिस्टेंस होगा। ठीक है, कोरोजन क्या होगा? जैसे रस्ट होती है, ठीक है, जो आयरन रस्ट होती है, आयरन पे रस्ट वगैरह जाना, तो ये जो हमारा अलॉय बनेगा उस पर कम होगी, इसलिए हम अलॉय को बनाते हैं। समझे आप? अब इनके एग्जाम्पल्स को देखते हैं। एग्जाम्पल क्या है? जैसे ब्रास। ब्रास क्या होता है? मिक्सचर होता है, अप्रोक्सीमेटली 80% ऑफ कॉपर होता है उसमें और 20% जिंक होती है। ब्रास क्या है? मिक्सचर ऑफ कॉपर एंड जिंक, जिसमें कॉपर कितनी 80% होगी और जिंक उसमें 20% होगी। ठीक है, आपको ये जो अमाउंट दे रखा है, क्वांटिटी दे रखी है, ये आपको पता होना चाहिए क्योंकि एनसीईआरटी में। ठीक है, एनसीईआरटी के अंदर लिखा है तो आपको ये चीज पता होनी चाहिए। एनसीईआरटी में कोई भी बात है तो आपको वो चीज पता होनी चाहिए। सीबीएसई का भी पूछ सकता है। ठीक है, कभी भी एग्जाम में आ सकता है कि बताइए ब्रास में कैसे भी एमसीक्यू वगैरह दे दिया, इसलिए आपको पता होना चाहिए। ओके, ब्रॉन्ज की बात करते हैं। ब्रॉन्ज में क्या होता है? अ मिक्सचर ऑफ अप्रोक्सीमेटली 80% कॉपर 20% टीन। ठीक है, अगर कॉपर के साथ 20% जिंक है तो उसे ब्रास कहते हैं। अगर 80% कॉपर के साथ 20% टीन है तो उसे क्या कहते हैं? ब्रॉन्ज कह देते हैं। इजी, यहां तक इजी था। अब स्टेनलेस स्टील की बात करते हैं। ठीक है, जो घरों में हमारे यूज होता है, या जो रेलिंग वगैरह आजकल बनने लगी, गेट वगैरह स्टेनलेस स्टील के, तो उसमें क्या होता है? ये भी एक अलॉय है। क्या है? एक अलॉय है। यूजुअली मिक्सचर ऑफ आयरन एंड अदर एलिमेंट्स। ये किसका मिक्सचर है? देखिए, आयरन का और अदर एलिमेंट्स का। अब वो कौन कौन से एलिमेंट्स है देखिए। कार्बन होता है इसमें, कितना ये दिखा है, 0.03 से लेके 0.8% तक होता है। क्रोमियम होता है जिसकी मात्रा 16 से 18% होती है। निकल होता है 10 से 14%, और मोलिब्डेनम होता है 2 से 3%। ओके, अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे, यहाँ पे तो दोनों मेटल्स थे, ये भी मेटल, ये भी मेटल, ये भी मेटल और ये भी मेटल। ठीक है, ब्रास और ब्रॉन्ज में दोनों मेटल। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये मेटल है और कार्बन क्या होता है? एक नॉन मेटल होता है। क्या होता है? नॉन मेटल होता है, यानी कि मेटल और नॉन मेटल का भी मिक्सचर क्या हो जाएगा? हमारा अलॉय कहलाएगा। क्लियर है यहाँ तक? ओके, तो अब जहाँ तक आप समझ गए हैं हमारा मिक्सचर क्या होता है, मिक्सचर के कंपोनेंट समझ गए आप, मिक्सचर कितने प्रकार के ये भी समझ गए, अलॉय भी समझ गए। अब किसका टाइम है?
क्वेश्चन आंसर का। तो चलिए क्वेश्चन आंसर्स करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है आपका, Which of the following mixture are correctly classified as homogeneous and heterogeneous? Choose the correct option। ठीक है, किस ऑप्शन में, ऑप्शंस दे रखे हैं करेक्टली होमोजेनियस और हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स, आपको मार्क कर रखे हैं, ये हमें बताना है। तो देखिए एयर एक होमोजेनियस मिक्सचर है जी, सही है, ये क्लियर है, ओके। मिल्क एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर है जी, ये भी ठीक है। शुगर सॉल्यूशन होमोजेनियस मिक्सचर है, क्लियर है। क्या स्मोक एक होमोजेनियस मिक्सचर है? नहीं, ये होमोजेनियस मिक्सचर नहीं है, ये गलत है, ये गलत है। इस वजह से पूरा का पूरा हमारी स्टेटमेंट गलत होगा, ये ऑप्शन गलत है। ब्रास की बात करते हैं, स्टार्टिंग में लिखा है ब्रास एक हेट्रोजेनियस मिक्सचर है, नहीं, मैंने आपको क्या बताया, ब्रास एक अलॉय है, और अलॉय क्या होता है, एक होमोजेनियस मिक्सचर होता है। इनकरेक्ट, शुरुआत ही इनकरेक्ट है, लेकिन फिर भी चलो आगे पढ़ लेते हैं ताकि हमको और जानकारी मिल जाए। ठीक है, तो हमें ये भी हम पढ़ लेते हैं। फॉग एक हेट्रोजेनियस मिक्सचर है, करेक्ट। फॉग एक हेट्रोजेनियस मिक्सचर होता है, ये कोलॉइड होता है, ओके। विनेगर की बात करते हैं, विनेगर क्या होता है, विनेगर होता है एसिटिक एसिड प्लस वाटर का होमोजेनियस मिक्सचर होता है। क्या होता है ये, होमोजेनियस मिक्सचर होता है। ठीक है, तो यहां पे लिखा है हेट्रोजेनियस मिक्सचर, गलत है। ठीक है, विनेगर क्या होता है, एसिटिक एसिड और वाटर का होता है, होमोजेनियस मिक्सचर बनाता है, तो ये भी बात गलत है। मडी वाटर यहाँ पे लिखा है कि ये होमोजेनियस होता है, नहीं, ये हेट्रोजेनियस होता है। ठीक है, ये भी गलत है। मडी वाटर तो आपने देखे होगा कि पानी में गंदगी चली जाए, ठीक है, या आपने मड कीचड़ देखा होगा, कीचड़ में क्या होता है, नीचे नीचे मट्टी हो जाती है, पानी पानी ऊपर अलग कभी कभी हो जाता है। ठीक है, तो ये भी क्या है, हेट्रोजेनियस मिक्सचर है। ठीक है, अब तो ये भी गलत हो गया। सेकंड, थर्ड की बात करते हैं, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन की बात करें। कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन बच्चों एक होमोजेनियस मिक्सचर होता है, तो ये करेक्ट है, ओके, करेक्ट। सॉल्ट सॉल्यूशन की बात करें, होमोजेनियस मिक्सचर, करेक्ट। मिल की बात करें, ओहो यहाँ गलती कर दी, मिल क्या होता है, एक हेट्रोजेनियस मिक्सचर है, इनकरेक्ट। तो यानी कि पूरी स्टेटमेंट करेक्ट। फिर भी लास्ट पढ़ लेते हैं, ब्रॉन्ज यहाँ पे होमोजेनियस मिक्सचर लिखा है, करेक्ट, ये ठीक है। लेकिन अगर एक भी इसमें गलत हो गया तो पूरी स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, अब जरा थर्ड को पढ़ते हैं। थर्ड में लिखा है मडी वाटर जो है वो हेट्रोजेनियस मिक्सचर है, जी बिल्कुल करेक्ट, ये ठीक है। मिल्क की बात करते हैं, जी बिल्कुल हेट्रोजीनियस होता है जी। ब्लड की बात करें जी, हेट्रोजीनियस होता है। ब्लड भी क्या होता है बच्चों, हेट्रोजीनियस मिक्सचर है, याद रखना, ठीक है, याद रखना। ब्लड भी क्या होता है, एक ये कोलॉइड होता है, ब्लड क्या होता है, कोलॉइड होता है। और कोलॉइड क्या है, टाइप ऑफ हेट्रोजीनियस मिक्सचर है, क्या है, टाइप ऑफ हेट्रोजीनियस मिक्सचर है, क्लियर, ओके। अच्छा, अब ब्रास, ब्रास एक अलॉय है, यानी कि एक होमोजेनियस मिक्सचर है। तो अब देखिए सब कुछ इसमें करेक्ट है, चारों करेक्ट जी बिल्कुल, तो इसका आंसर क्या होगा, फोर्थ इसका आंसर होगा, क्लियर, समझ में आ गया। नेक्स्ट पढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड एक्सप्लेन द रीजन फॉर द करेक्ट एंड इनकरेक्ट ऑप्शन। चूज करिए करेक्ट ऑप्शन को और एक्सप्लेन भी करिए विद रीजन, कि क्यों करेक्ट है, क्यों इनकरेक्ट है, एक्सप्लेन भी करेंगे आपको। विच अमॉन्ग द फॉलोइंग मिक्सचर शो टिंडल इफेक्ट, कौन सा मिक्सचर जो है, ठीक है, जो यहाँ पे दे रखे हैं, कौन सा टिंडल इफेक्ट मिक्सचर शो करेगा। ठीक है, अ मिक्सचर ऑफ गैस एंड डस्ट, क्या एयर और डस्ट के मिक्सचर शो, अच्छा देखिए टिंडल इफेक्ट शो कौन करता है, टिंडल इफेक्ट हेट्रोजीनियस मिक्सचर शो करते हैं, होमोजीनियस नहीं करता। तो यानी कि हमें हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स बताने हैं, ये पूछ रहा है। ठीक है, टिंडल इफेक्ट पूछा, यानी कि हेट्रोजीनियस मिक्सचर पूछ रहा है इनडायरेक्टली। तो एयर और डस्ट क्या होता है, मैंने आपको बताया एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है। ठीक है, सल्फेट, कॉपर सल्फेट और वाटर, ये एक होमोजीनियस मिक्सचर है। स्टार्च प्लस वाटर, ये एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर बनाते हैं, क्या बनाते हैं, हेट्रोजीनियस मिक्सचर बनाते हैं। एसीटोन प्लस वाटर होमोजीनियस मिक्सचर बनाते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब है कि हेट्रोजीनियस मिक्सचर यहां पे लिखा है, क्या लिखा है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर, ये टिंडल इफेक्ट शो करेगा, और स्टार्च एंड वाटर भी हेट्रोजीनियस मिक्सचर शो करेगा। तो यानी कि ए और सी, तो ए और सी टिंडल इफेक्ट शो कर रहे हैं, यानी कि मेरा करेक्ट आंसर क्या हो गया, थर्ड होगा। समझ में आया आपको किस तरीके से थिंक किया जाता है, किस तरीके से सोचा जाता है, हाउ टू थिंक। ठीक है, तो कैसे हम सोचते हैं, समझ में आ गया आपको, ओके। तो अब हम थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये है असर्शन रीजन, क्या है, असर्शन और रीजन है। तो असर्शन रीजन आपको नहीं आते, मैं आपको समझाया, तो देखो क्या होते हैं। देखिए असर्शन क्या होगा, एक स्टेटमेंट दे रखी होगी, उसके नीचे उसका रीजन दे रखा होगा, ओके। अगर असर्शन ठीक है, अगर असर्शन ठीक है, ठीक है, अगर ये ठीक है और ये भी ठीक है, दोनों ठीक है, अब उसके बाद हम देखते हैं क्या जो रीजन लिखा है, क्या उसका सच में एक्सप्लेनेशन है फर्स्ट वाले का, असर्शन का। अगर ए और आर दोनों ठीक है और आर उसको करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है, तो हम उसको ए
इसको 1 आंसर देते हैं। ठीक है, क्या आंसर देते हैं? फर्स्ट आंसर देते हैं। अगर वहीं ए और आर दोनों करेक्ट होते हैं लेकिन आर एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा, आर एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा, तो इसे हम क्या कहते हैं? सेकंड ऑप्शन को चूज करते हैं। अगर ए ठीक है और आर फॉल्स है, क्या है? आर गलत है, तो हम थर्ड को चूज करते हैं। और फोर्थ, यानी कि अगर ए फॉल्स है और आर ट्रू है तो हम चूज करते हैं फोर्थ को। समझ में आया आपको? नहीं समझ में आया आप थोड़ा रिवाइंड कर लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। ओके, वरना आपको बाय प्रैक्टिस समझ में आ जाएगा क्या कहना चाह रहा है। ठीक है, थोड़े से होते हैं कॉम्प्लेक्स। ठीक है, मैं जरा क्लियर कर देता हूँ, फिर अपने क्वेश्चन पे आते हैं। तो मेरा असर्शन क्या ज्यादा रखा है, यानी ए, सॉल्यूशंस डू नॉट एग्जिबिट द टिंडल इफेक्ट। कह रहा है कि सॉल्यूशन जो वो टिंडल इफेक्ट नहीं दिखाते। करेक्ट, बात बिल्कुल सही है, यानी कि ये ट्रू है, मैंने पता लगा लिया। रीजन की बात कर रहा है, रीजन दे रखा है इसमें, द पार्टिकल इन सॉल्यूशंस आर लार्जर देन 100 नैनोमीटर। कह रहा है जो सॉल्यूशन के पार्टिकल हैं वो लार्जर होते हैं 100 नैनोमीटर से। ओहो नहीं, बिल्कुल गलत बात है। कितने होते हैं ये? लेस देन 1 नैनोमीटर होते हैं, तो 100 नैनोमीटर से भी बड़े बता रहा है ना, गलत बात है। फिर आगे क्या रखा? सो दे कैन नॉट स्कैटर लाइट, इसलिए ये लाइट को नहीं स्कैटर कर पाते क्योंकि 100 नैनोमीटर से ज्यादा बड़े होते हैं। नहीं, बिल्कुल गलत हो तुम बच्चों। मतलब ये जो बता रखा है रीजन बिल्कुल गलत है। तो यानी कि ये क्या हो गया? रीजन फॉल्स हो गया, बिल्कुल फॉल्स हो गया। यानी कि पहला क्या है? ट्रू, दूसरा क्या है? फॉल्स, यानी कि असर्शन हमारा ट्रू है, आर हमारा फॉल्स है, यानी कि थर्ड ठीक हो गया। ऑप्शन क्या है इसमें? थर्ड आएगा, यानी कि ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। समझ में आया आपको कैसे किस तरीके से किया जाता है असर्शन रीजंस? ओके, तो अब लास्ट क्वेश्चन करते हैं, फोर्थ क्वेश्चन। मैंने आपको बताया था ब्लड क्या होता है? कोलोइडल मिक्सचर होता है। ठीक है, ब्लड इज एन एग्जांपल ऑफ कोलोइडल मिक्सचर। ओके, व्हाट वुड हैपन इफ ब्लड बिहेव लाइक अ ट्रू सस्पेंशन इनसाइड द बॉडी? ब्लड एक कोलोइडल मिक्सचर है, ठीक है, लेकिन क्या होगा अगर वो सस्पेंशन की तरह बिल्कुल बिहेव करे हमारी बॉडी के अंदर, तो क्या होगा? तो देखिए, सुनिए आप, कि जो ब्लड है वो एक कोलोइडल मिक्सचर है अभी, यानी कि कोलोइडल तो है, उसके पार्टिकल्स का साइज बड़ा है 1 नैनोमीटर से, यानी कि 1 से 1000 नैनोमीटर के बीच में है उसके पार्टिकल्स का साइज, उसमें चीजें पड़ी हुई हैं। ठीक है, लेकिन वो चीजें बैठती नहीं, क्योंकि कोलोइड आपको पता होगा वो क्या कहते हैं उसको, सेटल नहीं होता ऑन स्टैंडिंग, वो सेटल नहीं होता। ठीक है, लेकिन अगर सस्पेंशन बन गया ब्लड तो क्या होगा? वो चीज नीचे बैठ जाएगी, जो भी चीज उसमें मिली हुई है, जैसे रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स, प्लेटिलेट्स, ये सब क्या हो जाएंगी? बैठ जाएंगी, क्योंकि सस्पेंशन में क्या होता है? चीजें बैठ जाती है अगर हम उन्हें छोड़ दें। तो अगर चीजें बैठ जाएंगी तो क्या होगा? ठीक है, क्या होगा? अच्छे से सप्लाई हो नहीं पाएगी। ठीक है, ब्लड कहीं जा रहा है तो मान लीजिए नीचे नीचे, मान लीजिए मेरे पैरों की तरफ तो चीजें भारी हैं, मतलब ग्रेविटी की वजह से बैठ जाएंगी। ठीक है, तो आरबीसी वहां तो ठीक होगा, ऊपर आ ही नहीं। मेरे यहाँ पे खून खून में सिर्फ पानी पानी जा पा रहा है, कुछ ऊपर जा ही नहीं पा रहा, क्योंकि सारी चीज तो बैठ गई। सस्पेंशन में क्या होता है? सिर्फ पानी पानी ऊपर जा पा रहा है, सारी चीज तो नीचे बैठी पड़ी है। ठीक है, या फिर मान लीजिए इस प्रकार है, कुछ चीज अगर ऐसे बराबर लेवल पे है तो नीचे नीचे की तरफ जो नसें होंगी वहां पे मेरी आरबीसी वगैरह बैठे होंगे, ऊपर सिर्फ पानी पानी होगा, मतलब अच्छे से पंपिंग हो ही नहीं पाएगी। ठीक है, अब क्या होगा देखते हैं। इफ ब्लड बिहेव लाइक अ सस्पेंशन, अगर सस्पेंशन की तरफ बिहेव किएगा ब्लड, तो क्या होगा? द ब्लड सेल्स, जो ब्लड के सेल्स हैं, वुड सेटल डाउन ऑन स्टैंडिंग, वो जब स्टैंडिंग, जब उनको अनडिस्टर्ब छोड़ देंगे तो वो सेटल कर जाएंगे, जैसे मैंने आपको बताया, क्योंकि क्या होता है? सस्पेंशन नीचे बैठ जाते हैं उसमें पार्टिकल्स। ब्लड वुड नो लॉन्गर रिमेन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड उसमें नहीं रहेंगे जो उसके ब्लड सेल्स हैं। ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, अब जो भी काम करता है ब्लड, वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे? हमारी बॉडी में डिस्टर्ब हो जाएंगे, वो अच्छे से काम नहीं करेंगे। क्या काम करता है ब्लड? ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, प्रोटेक्शन अगेंस्ट डिजीज, ब्लड क्लॉटिंग वुड बी अफेक्टेड, ये सारी चीजें अफेक्ट हो जाएंगी। क्लियर, समझ में आया आपको? नेक्स्ट क्वेश्चन है एक और इसमें, सेकंड, इन अ ब्लड सैंपल आइडेंटिफाई द डिस्पर्स्ड फेज एंड द डिस्पर्जन मीडियम। जैसे आपको बताया कोलोइडल मिक्सचर होता है, तो उसमें पूछा कोलोइडल अगर मिक्सचर है तो बताइए इसमें डिस्पर्स फेज और डिस्पर्जन मीडियम क्या होता है। तो देखिए, डिस्पर्स फेज क्या होता है? ब्लड सेल्स होते हैं। क्या होते हैं? ब्लड सेल्स। अब ब्लड सेल्स कौन कौन से? जैसे आरबीसीज, रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स और प्लेटिलेट्स। ओके, अब इस पर डिस्पर्जन मीडियम क्या होगा? प्लाज्मा। हर चीज किसमें मिली होती है? प्लाज्मा में मिली हुई। ठीक है, प्लाज्मा हमारा येलोइश होता है, येलो कलर का होता है। ठीक है, उसके अंदर आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज और प्लेटलेट्स होते हैं। तो हमारा रेड जो हमारा कलर रेड दिखता है वो आरबीसीज की वजह से दिखता है। ठीक है, रेड ब्लड सेल्स की वजह से। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। ठीक है, समझ में आया होगा तो आपको अच्छा भी लगा होगा। तो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक करिएगा। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट हो
ठीक है। आप इस लेक्चर में कोई डाउट हो या आप अगर चैप्टर पढ़े एनसीईआरटी में उसमें कोई डाउट हो, जहां तक मैंने पढ़ा रखे हैं आपको टॉपिक्स, तो आप मुझे कमेंट करिएगा। ठीक है, मैं आपका टीचर हूं, तो टीचर समझ लीजिए, भैया समझ लीजिए, कुछ भी समझिए, मैं आपको पढ़ाने आया हूँ। ठीक है, मुझे पढ़ाना अच्छा लगता है, मैं आपको पढ़ाने आया हूँ। अगर आपको कुछ भी डाउट है, कुछ क्वेश्चन से रिलेटेड इस टॉपिक के, या आपको कोई टॉपिक नहीं समझ में आया, तो आप प्लीज मुझे कमेंट करिए, मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, अच्छे से पढ़ते रहिए, और हाँ, जरूर एनसीईआरटी भी पढ़िएगा। ठीक है, ऐसा नहीं मैंने पढ़ा दिया यहाँ तक टॉपिक तो आप पढ़िए नहीं एनसीईआरटी। ठीक है, एनसीईआरटी को जरूर पढ़िए, एनसीईआरटी आपके लिए गीता है। ठीक है, बाय बाय।